तो है गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो आज का वीडियो जो है ना वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही यूनिक, बहुत ही नॉलेजेबल, हाँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है, आज मैं जिस बारे में आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिस बारे में आपको बताने वाली हूँ, है प्रेगनेंसी। तो आप में से कई सारे लोगों को ना बहुत ज़्यादा डाउट होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग में खलल होती है कि जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने वाले होते हैं या फिर कंसीव कर चुके होते हैं, तो बहुत सारी जो चीज़ें होती है ना वो हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं। तो हम क्या करते हैं, उनके सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जवाब मिल जाते हैं और कई बार होता है कि बहुत बार खंगालने के बाद भी हमें जवाब नहीं मिलते। तो गाइज, मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है, मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर करूंगी इन चंद मिनटों में। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए जो वीडियो है वो हेल्पफुल होगा और इन्फॉर्मेटिव होगा, और जो चीज़ आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो चलिए, आप मेरी वीडियोस में बने रहिएगा। मैं आपको ना अपना प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करती हूँ। जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी है ना वो 1.5 साल की है माशाल्लाह से। तो ऐसा नहीं है कि मुझे 1.5 साल प्रेगनेंसी थी, ऐसा नहीं है। अभी मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह से, ट्विंस हैं। और मैंने प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी बहुत तकलीफ हुई है, किस तरीके से हुआ, क्या हुआ है, वो भी चीज़ मैं आपसे इंशाल्लाह ताला शेयर। प्रेगनेंसी के बारे में कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ स्किप करनी चाहिए, आपको ऐसी कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिसके करने से आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कि आप लोगों को एक पछतावा, ये वाला जो वर्ड है ना, ये आपको झेलना या फिर सहना पड़ सकता है। तो चलिए, वो कौन सी चीज़ है जो आपको प्रेगनेंसी में स्किप करनी चाहिए, जिससे आपकी जो कंसीव करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी और बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। अगर आप एक न्यूली मैरिड कपल हो तो आपको वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिससे आगे चल के प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम हो। चलिए, जो मेरा जो जर्नी है प्रेगनेंसी का, मैं आपसे शेयर इस तरीके से करूंगी कि मेरी शादी को 1 2 3 नहीं, काफ़ी साल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं। उसके बाद भी हम लोगों ने मुझे कंसीव नहीं हुआ। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप MD डॉक्टर से कंसल्ट करें। बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें इन सारी चीज़ों को लेके। कल करेंगे, कल देखेंगे, ये सारी चीज़ें ना करें, क्योंकि हो सकता है कल प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट हो जाए और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो ठीक है, जब मुझे ये चीज़ कंसीव हुई, जब माशाल्लाह से मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे साथ जो चीज़ें थी ना वो अनएक्सपेक्टेड होने लगी। जो मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें होगी। तो कुछ इस तरीके से शुरुआत हुई कि मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ अचानक से, एकदम से। क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, हम लोग बहुत एकदम, दिल जो अंदर का होता है ना वो कहीं ना कहीं एक मायूस हो गया था इतने साल ट्राई करने के बाद। लेकिन उम्मीद हम लोगों ने अभी तक नहीं छोड़ी थी। तो कहीं ना कहीं दिल जो था एक छोटा सा मायूस हो गया था। लेकिन फिर भी जब ऊपर वाला देने पे आता है ना, तो बेहतरीन देता है, ये बात मैं मानती हूँ। ठीक है, तो उसके बाद में ऐसा हो गया कि मतलब मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की है माशाल्लाह से। ये मेरे लिए बैक टू बैक ऊपर वाले का एक अनएक्सपेक्टेड तोहफा था जो ऊपर वाले मुझे देना चाहा। माशाल्लाह से मुझे चीज़ मिला माशाल्लाह से, कि मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में पता चला कि सोनोग्राफी के दौरान उसमें पता चला कि मुझे ट्विंस थे माशाल्लाह से। और एक ही हार्ट बीट थी, एक ही हार्ट बीट नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया कि मतलब अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा करके। तो डॉक्टर ने कहा एक काम कीजिए, आप 1 हफ्ते के बाद फिर से टेस्ट करवाइए, हो सकता है सेकंड वाले की हार्ट बीट आ जाए। तो हम लोग ने 1 हफ्ते बाद फिर से टेस्ट करवाया। जब 1 हफ्ते बाद फिर से टेस्ट करवाया तो माशाल्लाह से उसकी हार्ट बीट आ गई। लेकिन 1 हफ्ता जो था, इस दौरान हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक मेंटली हम लोग डिस्टर्ब हो गए थे। खुशी तो थी कहीं ना कहीं कि मतलब बेबीज़ की खुशी, आने की खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं गम था कि हम लोग ये दुआ कर रहे थे कि वो सेकंड वाली की भी आ जाए करके, ऐसा हो रहा था। फिर उसके बाद जब ट्विंस का पता चला, फिर सेकंड वाले की भी हार्ट बीट आ गई, घर में खुशी का माहौल छा गया। पर वो खुशी का जो माहौल था ना वो ज़्यादा दिन तक नहीं था। क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बता रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा और ज़्यादा पीरियड में ना थोड़ा आगे गया, तो मेरा जो बेबी बैग था वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, जिसकी वजह से मेरे को बेबी को कैरी करना, बेबी को अंदर मतलब ये करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था। जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला। बेड रेस्ट करने पर मुझे ऐसा था कि पूरा का पूरा मुझे 9th मंथ बेड रेस्ट करना है। और बेड रेस्ट ऐसा वैसा बेड रेस्ट नहीं, आपको बिल्कुल खड़े नहीं होना है, बैठना नहीं है, आपको जगह पे खाना है, जगह पे लेटना है, हर चीज़ आपको जगह पे करनी है, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मूव नहीं करना है। ये जो टाइम
पीरियड मेरे लिए जो था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला था। लेकिन एक बहुत अंदर से एक बहुत ज़्यादा खुशी थी कि नहीं, मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर ऐसा हुआ कि 9 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए और अचानक से 7 मंथ जैसे ही लगा वैसे मेरी डिलीवरी हो गई। जब मेरी डिलीवरी हुई तो उसके बीच में भी हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे, क्योंकि हमें डॉक्टरों के चक्कर लगाना, दवाखानों के चक्कर लगाना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना, उल्टी तकलीफ। अब आप बोलोगे प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में उल्टी तकलीफ होना तो लाजमी है, हाँ लाजमी है, लेकिन हर किसी की तकलीफ मुझे ऐसा लगता है अलग अलग है, आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। तो उसमें ऐसा हो गया कि डॉक्टर के पास जाना। फिर 7 मंथ में मुझे जब ट्विंस हो गए, मुझे मेरे बच्चे देखने तक नहीं मिले। तुरंत उन्हें NICU में रख दिया गया, तुरंत उन्हें NICU में ले जाया गया। मैं मेरे बच्चों को देखने के लिए तरसती थी, मैं मेरे शौहर मेरे बच्चों को देखने के लिए तरसते थे, मेरे घर वाले मेरे बच्चों को देखने के लिए तरसते थे। मेरा सीज़र हुआ था, सीज़र को लेकर मैं मेरे बच्चों को देखने के लिए जाती थी, महीना मतलब घंटों तक वहाँ पे ऐसे खड़ी रहती थी, लेकिन मुझे मेरे बच्चों देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलता था। और दिन पे दिन जो बिल था वो बढ़ता जा रहा था। मेरे दोनों बच्चे NICU में एडमिट थे। एक दिन का 40,000 रुपीज़ हम लोग पे कर रहे थे एक बच्चे के पीछे। आप अंदाज़ा लगा सकते हो 2 बच्चे के पीछे कितना जा रहा होगा। और हम ठहरे बहुत ही रिच और बहुत ही पैसे वाले नहीं, एक मिडिल क्लास फैमिली की एक मेंटेलिटी आप लेकर सोच सकते हो कि अगर एक दिन में 40,000 रुपीज़ एक बच्चे के पीछे जा रहा है तो 2 बच्चों को कितना जा रहा होगा। तो ऐसा करके हम लोगों ने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल में, उसका नाम नहीं लूँगी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में हम लोगों ने उसे एडमिट किया जहाँ पे फिल्म स्टार के बच्चे होते हैं। क्योंकि डॉक्टर ने हमें इतना डरा दिया, इतना हम लोग डर गए थे कि अगर आप उधर एडमिट नहीं करोगे तो आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं बच पाए। ऐसी चीज़ उन्होंने कही ना कि हम लोग डर गए थे। मेरे शौहर थोड़ा सा डर गए थे, उन्हें समझ में नहीं क्या करना चाहिए, तो उनको वही वाला जो ऑप्शन था ना वही सही लगा। तो उन्होंने हमारे जो बच्चे थे ना जो पैदा हुए थे उन्होंने उनको वहीं पे एडमिट करवा दिया। लेकिन हम लोग को ये अंदाज़ा नहीं था कि अभी प्रॉब्लम तो बस शुरू हुई है। ये जो थी ना बच्चे आए, इससे बड़ी खुशी और कोई हो नहीं सकती। लेकिन बच्चे के आने के बाद जो प्रॉब्लम थी ना वो सारी मतलब उनसे हटकर, ऐसा नहीं बोल सकते कि बच्चे आए तो प्रॉब्लम नहीं, वो अपनी किस्मत का लेकर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई कि मतलब लोगों ने, डॉक्टर है वो लोग कमाएंगे, हर इंसान जो एक फील्ड में होता है, अगर आप इंजीनियर हो तो आप इंजीनियर के तौर पे कमाओगे, डॉक्टर हो तो आप डॉक्टरी से कमाओगे। कमाने का हर एक का जरिया होता है। तो इतना रोज ऐसा हो जाता था कि एक डर हो जाता था। रोज हम लोग को कॉल आता था कि आज आपकी बच्चे की कंडीशन ऐसी है, आज आपकी बच्चे की कंडीशन वैसी है। रोज हमको सुबह कॉल आता था। जब कॉल आता था तो मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे परिवार वालों के जो दिल की जो धड़कन हो ना वो यहाँ तक आ जाती थी। हम लोग को समझ में नहीं आता था कि अब क्या बोलेंगे। कभी फ़ोन आके बोलता था उनका पानी कम हो गया, कब फ़ोन आता था तो वो बोलते थे कि आपके बच्चे को हर्निया हो गया। कभी फ़ोन आता तो वो बोलते थे कि आपके बच्चे मतलब सूज गया है। बहुत ऐसे हर रोज़ फ़ोन आता था और हर दिन कोई ना कोई सीन ऐसा होता ही था। बहुत तकलीफ अगर हम लोगों ने निकाली है तो मेरे बच्चों ने उससे 4, 5, 10 गुना ज़्यादा तकलीफ निकाली हो, इतनी नन्ही सी जान, ठीक है। तो उसके बाद में ना हम लोगों ने हॉस्पिटल चेंज किया, बिकॉज हम लोग का इतना ज़्यादा बिल हो गया था। मैं आपको हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन हम लोग का इतना ज़्यादा बिल हो गया था ना कि हम अभी पॉसिबल नहीं था उस हॉस्पिटल में रखना। ऑलरेडी हम लोग का बहुत ज़्यादा बिल हो गया था। तो हम लोगों ने उसे दूसरे हॉस्पिटल में चेंज किया। दूसरे हॉस्पिटल में भी बिल हुआ, लेकिन उससे आधा हुआ, लेकिन हुआ बिल। लेकिन कैसा था कि मतलब आधा था, लेकिन एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी के हिसाब से आप सोचोगे ना तो एक दिन का 10,000 भी बहुत होता है, 10, 12, 15,000 भी बहुत होता है। अगर बहुत ज़्यादा सीन क्रिटिकल है तो लोग 18,000 ले लिए एक दिन का एक बच्चे का। तो मेरे तो 2 थे ऐसा। तो बाद में फिर कैसा करके मेरे बच्चों ने वहाँ पे 1.5 महीना निकाला। 1.5 महीना निकालने के बाद फिर मेरे बच्चे घर पे आने के बाद थोड़ा दिन हुआ नहीं, 15 दिन हुआ नहीं कि मेरे जो बच्चा था लड़का, उसके नाम लंग्स में दूध भर गया और उसको फिर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो गया था। और फिर तुरंत उसका इलाज वगैरह हुआ उसके अंदर भी। फिर उसके बाद जो मेरे बच्चे थे वो हॉस्पिटल से निकल के फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल के नाम मैं आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना वो दूसरे हॉस्पिटल में, अच्छा था वो हॉस्पिटल, अच्छा था।
लेकिन उसके बाद मैं आपसे बोलूँगी कि जब मेरे बच्चे तकरीबन पूरा, अगर मैं टाइम पीरियड काउंट करूँ तो ना, मेरे बच्चे 4 महीना NICU में रहकर आए हैं। अभी उनको आगे 4 महीने हो गए हैं माशाल्लाह से। वो 4 महीने से अभी माशाल्लाह से अच्छे हैं, ना ही उनको कोई कहीं जाने की ज़रूरत पड़ रही है। हाँ ठीक है, जो महीना जो उनका इंजेक्शन होता है ना, वो इंजेक्शन लेते हैं, और जो उनकी दवाई वगैरह होती है वो दवाई वगैरह चालू है। जो उनका जो रूटीन होता है ना, वो सारा चीज़ चल रहा है माशाल्लाह से। अभी उनको इतना ज़्यादा वो तकलीफ जो उन्होंने निकाले, हम लोगों ने अगर तकलीफ अगर 50% निकाले हैं, ठीक है, मेंटली और फिजिकली हर चीज़ के लिए, लेकिन मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तकलीफ निकाले, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। तो मैं आपको बता दूं, जो मेरी बेटी पैदा हुई थी, मतलब मुझे ट्विंस हैं, ट्विंस माशाल्लाह से मुझे एक बेटा और एक बेटी है। अनएक्सपेक्टेड था कि अल्लाह ताला ने पहले मुझे प्रेगनेंसी दी, प्रेगनेंसी में फिर इस पर जुड़वा दिए, जुड़वा के बाद उसमें बेटा और बेटी दोनों दिए माशाल्लाह से। ये अनएक्सपेक्टेड जर्नी थी। अब अगर हर चीज़ आसानी से मिल जाए, इजीली मिल जाए, तो कदर कैसी होगी? तो थोड़ा तो ऊपर वाला करेंगे ना। ऐसा तो ऐसा हो गया कि जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी वो भी बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। दवाइयों का सिलसिला जो प्रेगनेंसी के साथ शुरू होता है ना, वो आज तक होता है। आज मेरी प्रेगनेंसी को तकरीबन 8 से 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं मेरे इसको। लेकिन अब भी अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपका सीज़र है तो आप बिल्कुल भी वज़न ना उठाएं, बिल्कुल भी भागम दौड़ी ना करें, बिल्कुल भी हैवी ड्यूटी काम ना करें, बिल्कुल भी खड़े होकर काम ना करें। तकरीबन 1 से 1.5 साल आपको रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप बिस्तर पे लेट जाओ, बिस्तर पे बैठ जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैवी ड्यूटी काम मत कीजिए, ठीक है। और जो चीज़ मुझे आपको बतानी है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान वो क्या है जो आपको नहीं करना चाहिए, जो आपको कंसीव करने में तकलीफ देता है, वो है आपको प्लानिंग नहीं करनी है। जो आप प्लानिंग कर रहे हो ना, कि मैं आपको ये बताऊं कि आपको प्लानिंग नहीं करनी, जो आप प्लानिंग कर रहे हो ना, यही है आपका दुश्मन। ये प्लानिंग आपका दुश्मन है। आप क्या करते हो, शादी हो गई उसके बाद आप 3 साल की 2 साल की जो प्लानिंग करते हो, यही आपका दुश्मन है। सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं ये जो टाइम पीरियड होता है ना, इसमें ना एक औरत के बॉडी में हार्मोन चेंज होते हैं। वो इतने चेंज होते हैं कि उसकी वजह से एक औरत की बॉडी में ना हार्मोन चेंज होते हैं, ठीक है। जो इतने चेंज हो जाते हैं ना, जब आप कंसीव करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो अगर आप एक गैप लेने का सोच रहे हो कि नहीं मुझे गैप लेना है, फर्स्ट बेबी के अंदर आपको बिल्कुल भी गैप नहीं लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है और डॉक्टर को भी लगता है कि ठीक है, क्योंकि जब डॉक्टर ने मुझे कहा ना, तो मुझे वो चीज़ फील हुई कि उन्होंने एक्चुअल में सही कहा है कि फर्स्ट बेबी के अंदर गैप मत लीजिए। भले सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी आप बेबी करोगे उसके बीच में आप सालों का गैप ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब अगर आपकी न्यूली मैरिड है, आपने नई नई शादी की है, तो प्लीज़ आप फर्स्ट बेबी के लिए गैप बिल्कुल भी मत लीजिए। 3-4 महीना ले रहे हैं, 5 महीना ले रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप 2-2, 3-3 साल ले रहे हैं तो उतना बड़ा गैप मत लीजिए। क्योंकि इस गैप के दौरान ही ना एक औरत के बॉडी के अंदर बहुत ही हार्मोन चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं, जिसकी वजह से बेबीज़ को कंसीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप ये गैप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। और बेबी कंसीव नहीं करने का कारण यही बनता है, जो इतनी ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, सालों वेट करना पड़ता है, लाखों रुपए चले जाते हैं, वो बेबी नहीं कंसीव करने का कारण यही बनता है। तो मैं आपको यही कहूँगी, फर्स्ट बेबी के दौरान आप बिल्कुल भी प्लानिंग ना करें, ठीक है। जब आपको सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ अगर आप कर रहे हो, तो तब आप सालों का प्लानिंग करोगे तो फिर चलेगा। तो चलिए, तो इंशाल्लाह ताला जो मेरी ट्विंस बेबी है ना, मैं आपको उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी कि उनका रूटीन क्या चल रहा है, वो अभी फीड में क्या ले रहे हैं, कौन सा डायपर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अभी उनकी क्या एक्टिविटी है, दवाखाने में कौन से इंजेक्शन चालू है, और अभी वो प्रॉपर उनका ग्रोथ कितनी हुई है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करती रहूँगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, थोड़ा भी 1% भी अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।